Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें स्टूडेंट्स हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की बात करेंगे। इसमें जो है स्टूडेंट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की केवल बात करने वाले हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराने वाले हैं। कहने का मतलब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे रखे जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। उन सभी क्वेश्चन को रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। और क्वेश्चन बार बार रिपीट भी, ऐसे भी क्वेश्चन रखे गए हैं जो बार बार रिपीट किए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान समझिएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए। चलिए देखिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग कुछ थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देंगे, देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे है सब, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट मतलब कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट बिल्डिंग से कितना दूरी पे है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस भी। चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। इसमें देखो, इसमें ना दो चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। दो चीज़ें हमारे पास होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, तो दो चीज़ों की बात करेंगे। पहला होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन, अवनमन कोण, ठीक है ना। ये दो तरीके के यहाँ पे कोण बनेंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हो, हम नहीं, आप हो यहाँ पर, तो क्या होगा? देखो ध्यान से समझना जरा। यहाँ पे है अर्थ, ठीक है ना, ये है अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप खड़े हो, ये देखो आप यहाँ पे खड़े हो, बिल्कुल ठीक है, ये खड़े हो, कर क्या रहे हो यहाँ पर? तो आप क्या कर रहे हो ना, यहाँ पे खड़े हो करके ये ऐसे करके, ये और ये, आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? पतंग उड़ा रहे हो। तो अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप ऊपर देखोगे, क्लियर है। आप क्या करोगे? ऊपर देखोगे। तो ये आपकी पतंग की डोर है, आप पतंग उड़ा रहे हो, आप ऊपर देख रहे हो, ये देखो, ये देख रहे हो ऊपर, ठीक है ना, ऐसे ऊपर देख रहे हो। जब आप ऊपर देख रहे हो, ये पतंग उड़ रही है, ऐसे आप देख रहे हो, ये, ठीक है ना। तो देखो, आप ऐसे देख रहे हो, देखो ध्यान से, आप ऐसे देख रहे हो, कैसे? ऐसे, ठीक है ना। और ये आप ऐसे देख रहे हो, ये, और क्या हुआ? ये हॉरिजॉन्टल हो गई, यहाँ से नहीं, आँख से बनाते हैं। आप ऐसे देख रहे हो, ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया, ये देखो। तो ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हॉरिजॉन्टल। और आप जिस वस्तु को देख रहे हो, आपके देखना जो लाइन ऑफ साइट होता है, यानी दृष्टि रेखा होती है, उनके बीच जो एंगल बनता है ना, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? इस एंगल को हम लोग कहेंगे क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, ये क्या है आपका? ये जो थीटा है, ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन
कोण, क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। अच्छा, आप जब देख रहे हो तो ये आपकी क्या है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब जो देखने वाली रेखा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा मतलब समझते हो आप, इसको हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, SIGST, ठीक है ना। ये जो है ये आपका क्या है, क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, इसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा समझ में आया। तो जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सुनो, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अब ध्यान समझिएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, आप बिल्डिंग के अंदर थे, बोर हो गए घर में रहते रहते, फिर आकर के यहाँ खड़े हो गए हो, ठीक है ना। घर में रहते रहते क्या हुए, बोर हो गए, फिर आकर के यहाँ खड़े हो गए, कुछ बाहर का नज़ारा देखना था आपको, आप चले आए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे चले आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप आ गए तो आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है ना। इसको ज़्यादा मैं लटका दिया हूँ, ठीक है ना, कहीं ये टपक न जाए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये आप यहाँ खड़े हो, ठीक है ना, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे देख रहा है, क्या किया, बोर हो रहा था घर में बैठे बैठे। अब देखो नीचे देख रहा था, क्या किया, देखो ध्यान समझो, वो देख रहा था क्या है, नीचे देख रहा था गाड़ियां जा रही थी, ठीक है ना। है ना, ऐसे कोई गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी को ये देख रहा था, इस गाड़ी को ये देख रहा है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, देखो ये इस गाड़ी को देख रहा है, कहाँ से, ऊपर से इस गाड़ी को देख रहा है। अगर मैं इसकी आंख की बात करूं तो इसका आंख ये है, आंख से हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग को खींचना है, इसके आंख से हम लोग को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। तो ये देखो ये खींचा हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे देख रहा है, ऐसे मतलब छत पे खड़ा है, कोई बुला रहा है, ठीक है ना, छत पे खड़ा है, आप छत पे हो, कोई बुलाया, नीचे से आवाज दे रहा है, तो आप जाकर के झांकोगे बाहर, जैसे तो झांकोगे, हाँ कौन, तो ये जो आपने एंगल बनाया ऐसे देखने के लिए किसी को, तो आपके हॉरिजॉन्टल से, ये आपके हॉरिजॉन्टल से, और जो आप नीचे किसी को देख रहे हो, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये क्या है आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्या है ये बताइए, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण। नाउ देखो अब क्या होगा, सुनो ध्यान समझो, ये क्या है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या है बताइए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक है सर यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या होगा, तो ये है लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, दिस लाइन इज लाइन ऑफ साइट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को, ठीक है ना। तो मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। जब आप पतंग को उड़ाओगे तो ऊपर देखोगे तो आप जो एंगल बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से, ये देखो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है आपका क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी अवनमन कोण, ठीक है ना। आप क्या करो, ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, छत पर खड़े हो, ऐसे देख रहे हो, तो ये जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल है, ऐसे आपको नहीं दिखता होगा, ये जो एंगल बन रहा है, ये देखो, ये आप ऐसे देख रहे हो, ये देखो आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ओनोमन कोड। क्लियर है ना? बाकी आपको तो डायग्राम से समझ में आ ही गया होगा। तो ये था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, बहुत ही थोड़ी सी बात है। अब क्या थोड़ी सी बात है, देखो मैं टाइम इसमें लिया एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को समझाने में, क्योंकि पूरा खेल जो है इसी का है, इसीलिए आप ध्यान से समझिएगा। चलिए थोड़ी सी बात और, क्या कि tan वाले जितने वैल्यू है ना आप लर्न कर लेना, tan वाले जितने वैल्यू हैं लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर tan लगता है। tan वाले जो भी वैल्यू हैं लर्न कर लेना, खासकर tan 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, ये तो आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा tan के अलावा cot का भी लर्न कर लेना, तो जब tan का लर्न हो जाएगा तो cot का लर्न हो ही जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ साइन और कॉस का, साइन और कॉस का, तो साइन और कॉस के बहुत कम चांसेस बनते हैं आने के लिए, लेकिन tan का बिल्कुल आपको एकदम रटा होना चाहिए। अगर इस चैप्टर को निकालना है तो tan का आपको रटा होना चाहिए, tan और cot की वैल्यू एकदम अच्छे से रटी होनी चाहिए। साथ ही साथ साइन की भी आप रट सकते हो, तो साइन का ये लर्न कर लेना, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें तो आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर ये हुआ यहाँ पे जो भी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था वो इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन ग्राउंड इज 20√3 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यानी कि एक टावर है, उसकी हाइट दे रखा है 20 मीटर और उसकी शैडो की लेंथ दे रखी है 20√3 मीटर। तो हम लोग को सन के एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ लो एक बार कि द हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर, मतलब ये दे रखा है क्या कि किसी टावर की ऊंचाई 20 मीटर है और किसी टावर की क्या है ऊंचाई 20 मीटर है, और उस टावर की जमीन पर उस टावर की जो छाया है वो 20√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है, कोई टावर है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है, कोई टावर है, तो ये हो गया टावर, उस टावर की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, तो ये ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई, ठीक है ना। और कह रहा है उसकी जो छाया है 20√3 है, यानी 20√3 मीटर है इसकी छाया यानी शैडो, ठीक है ना। इसकी शैडो 20√3 मीटर है, ठीक है ना। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या चीज़ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी सूर्य का उन्नयन कोण। तो ये हो गया हमारा थीटा एंगल, ठीक है ना। यहीं से तो देखोगे सन को ना, तो ये हो गया हमारा थीटा एंगल हो गया। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या ध्यान देना है कि क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या चीज़ पूछ रहा है, बहुत ध्यान समझना। मैं जो बात बोल रहा हूँ ना बहुत ध्यान समझना, क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या चीज़ पूछ रहा है, इस पर पूरा फोकस होना चाहिए आपका। अगर आप इस पर फोकस बना लिए समझ लो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिया क्या क्या चीज़ है, एक तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, पूछ क्या रहा है, एंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एंगल। तो ये देखो एंगल के सामने वाला ये जो है ये वाली साइड है, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग कहते हैं लंब, ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या है, बेस, बेस जिसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। क्लियर है। तो क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, और आपसे थीटा पूछ रहा है। एक बात मुझे बताइए, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये यहाँ पे नेम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे नेम दे देते हैं पी क्यू और आर, ठीक है ना, पी क्यू आर। यहाँ पे दे देते हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड। हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। क्या लिखेंगे, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। tan क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, बेस है, tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, tan में होता है ना। तो tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, एक्स वाई है, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स वाई है, बेस क्या है, बेस क्या है, वाई जेड है, बेस क्या है, वाई जेड। तो बताइए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू 20 और एक्स वाई जेड की वैल्यू 20√3, 20√3, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। तो tan थीटा इक्वल टू ये कितने की वैल्यू है, tan 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री है, ये कितने की वैल्यू, tan 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा,
थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा बताइए, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, हेंस देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी 30 डिग्री, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द शैडो ऑफ एनी ट्री इज स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, यानी किसी ट्री का जो शैडो है उस ट्री के हाइट का स्क्वायर रूट 3 टाइम्स है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखिए क्या गिवन है आपको, गिवन है कि कोई ट्री है, उस ट्री का जो शैडो है ना, शैडो की जो लेंथ है उस ट्री के हाइट का क्या है, स्क्वायर रूट 3 टाइम्स है। हिंदी मीडियम वाले समझिएगा क्वेश्चन को एक बार। क्या कह रहा है कि कोई पेड़ है, उस पेड़ की जो छाया है, किसी पेड़ की छाया उस पेड़ की ऊंचाई की स्क्वायर रूट 3 गुनी है, स्क्वायर रूट 3 गुनी है, तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो हमारे पास क्या है, ये ट्री है, ये क्या हमारे पास एक ट्री है, ठीक है ना। इस ट्री की जो हाइट है, इस ट्री की जो हाइट है वो हम लोग को नहीं मालूम, ठीक है ना। ये इस ट्री की जो हाइट है वो हम लोग को नहीं मालूम, तो मान लेते हैं h मीटर है। कह रहा है, ध्यान समझो, ध्यान से समझो, कह रहा है इस ट्री की जो शैडो होगी ना, इस ट्री की जो शैडो यहाँ बनेगा, तो ये जो शैडो है, इस ट्री की जो शैडो होगी ना वो कितनी होगी, स्क्वायर रूट 3 टाइम्स होगी, तो स्क्वायर रूट 3h मीटर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3h मीटर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन आपको फाइंड आउट करना है, एंड थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है ना। वही पिछले क्वेश्चन की तरह सब बन गया। दो ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC में क्या होगा, ये क्या हो गया, ये हमारा देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये क्या है आधार, तो लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, tan में। तो tan इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है बताइए, परपेंडिकुलर है AB, और बेस क्या बताइए, बेस है BC, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और BC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3h हो जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट 3h, h से h कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल आउट, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या 30 डिग्री। तो आप लास्ट में आंसर लिख दोगे, हेंस देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन विल बी 30 डिग्री, ठीक है ना। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। इतनी पहली बात हम लोग समझ लेते हैं। देखो इतनी बात हम लोग पहले क्या करेंगे, समझ लेंगे। क्या कर रहा है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक आपका वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ क्या है 6 मीटर है, और उसका शैडो क्या बनना है 4 मीटर लॉन्ग बनना है। ठीक है, यानी कि एक क्या है ऊर्ध्वाधर खंभा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा है जिसकी लंबाई 6 मीटर है, और वो उसकी जो छाया है वो 4 मीटर लंबी है, जमीन पर उसकी जो छाया है वो 4 मीटर लंबी है। ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक पोल बना लेते हैं। ये पोल की लेंथ हो गई 6 मीटर, और इसकी जो छाया, ये शैडो हो गई पोल की, शैडो यानी छाया, इसकी जो छाया है वो कितनी है बताइए, वो कितनी है 4 मीटर लॉन्ग है। तो इसकी शैडो हम लोग क्या करेंगे 4 मीटर लॉन्ग दिखा देंगे। तो ये हो गया शैडो 4 मीटर लॉन्ग हो गया, ठीक है ना। ये हो गया A, B और ये हो गया C। ठीक है, आगे क्या बात करता है देखो ध्यान से, एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर अ टावर कास्ट शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। एक टावर है, उसी टाइम पे एक टावर है, देखो ये एक टावर है, कास्ट शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, यानी कि इस टावर, ये टावर जो है वो शैडो, इसका शैडो कितना है, इसका शैडो है 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है ना। अब क्या कहना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग को क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर हम लोग को क्या करना है बताइए, हाइट ऑफ द टावर हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि टावर की हाइट हम लोग को क्या करना है बताइए, फाइंड आउट करना है। क्यों ऐसा, क्यों
ऐसा क्यों, क्या क्यों, कि ये इस तरीके से क्यों दे रखा है, ये दे दिया है, फिर ये दे दिया, एक बार टावर को खड़ा कर रहा है, एक बार पोल को खड़ा कर रहा है, क्यों ऐसा क्यों दिया है। जो कि हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर, वो तो एक ही चीज़ से बात बन जानी थी, नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे एंगल का कोई अता पता नहीं है। तो पहले हम लोग एंगल निकालेंगे, एंगल निकालने के बाद फिर उसको इसमें अप्लाई करेंगे, तब जा करके हाइट ऑफ द टावर आएगा। पहले हम लोग इसके हेल्प से क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको इसमें अप्लाई कर देंगे, तब जा करके हम लोग को हाइट ऑफ टावर मिलेगा। समझ में आया। चलिए देखिए, देखते हैं कैसे होगा। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे PQR, लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ये थीटा हो गया, तो हम लोग रखेंगे tan थीटा। क्यों रखेंगे सर tan थीटा, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर और बेस मालूम है। ठीक है सर, रख देते हैं हम लोग। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया बताइए, ये लंब हो गया, ये बटेकड़ हो गया। ठीक है, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या करें, परपेंडिकुलर इज 6 मीटर एंड हाइपोटेन्यूज, वेरी सॉरी, हाइपोटेन्यूज नहीं होगा, यहाँ बेस होगा, और यहाँ भी क्या होगा, बेस होगा। ठीक है ना, क्या होगा बताइए, बेस होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार हो गया। ठीक है ना, तो 6 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा बताइए 3/2। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 3/2 आ गई। ठीक है ना, अब ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अब हम लोग क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल PQR, देखो एक बात यहाँ पे बोल रखा है, एट द सेम टाइम, तो सेम टाइम पे एंगल सेम बनेगा, सेम टाइम पे एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा, तो इसलिए ये भी थीटा एंगल होगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस होता है। ठीक है ना, बेस होता है, तो यानी लंब बटे क्या हो गया, आधार हो गया, लंब बटे क्या हो जाएगा बताइए, आधार हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, तो लंब कितना बताइए, परपेंडिकुलर यानी h है, और ये बेस कितना है 28 है, बेस कितना है 28 है। अब देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ क्या रखेंगे 3/2 इक्वल टू h/28। ठीक है ना, 3/2 इक्वल टू h/28। ये कैसे हुआ, ये फर्स्ट बना लो, ये सेकंड बना लो, तो आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो इससे हुआ, ये समझ में आ गया बात। मैं हम लोगों ने क्या किया, पहले इसमें अप्लाई कर लिया, ठीक है ना, tan थीटा को, फिर हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ देखा tan थीटा की वैल्यू 3/2 है, यहाँ भी थीटा ही एंगल बनेगा, क्योंकि एट द सेम टाइम बोल रखा है, यानी उसी समय पे बोल रखा है। तो क्या हो जाएगा बताइए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 जाकर के 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 × 28 अपॉन क्या हो गया 2 ये हो गया 14, तो h बराबर क्या हो गया 14 3 × 42, यानी 42 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर विल बी 42 मीटर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग इन अ ग्राउंड फ्रॉम 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग इन अ ग्राउंड फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। देखो एक कार है जो कि जमीन पे खड़ा है, खड़ा तो रहेगा जमीन पे ना, तो एक कार है जो कि जमीन पे खड़ा है, ठीक है ना, तो उसका क्या है टावर से उसका जो अनुमान कोण है वो एक कार जो है जमीन पे खड़ा है, उस कार को जब 75 मीटर ऊंची टावर से देखा जाता है, 75 मीटर ऊंची टावर से देखा जाता है, तो उस कार का जो अनुमान कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है। जमीन पर खड़े किसी कार का 75 मीटर ऊंची टावर से अनुमान कोण 30 डिग्री बनता है। तो उस कार का टावर के आधार से, टावर के पाद बिंदु से, उस कार का टावर के पाद बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, समझ में आया हिंदी मीडियम वालों को? ठीक है, कोई समस्या नहीं ना, हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग इन अ ग्राउंड फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर।
ठीक है ना। ये हम लोग को चलो देखते हैं क्या है। कह रहा है कि भैया हमारा एक 75 मीटर हाई एक टावर है, लो बन गया टावर। ये इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर है, ठीक है ना। इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर है, यानी 75 मीटर है, ठीक है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे एक कौन है बताइए। यहाँ पे एक कार, ठीक है, बना दे कार। बन गया, चलिए। यहाँ पे क्या है, एक कार है, ठीक है ना। एक कार है, यहाँ से जब उस कार को देखा जा रहा है, अभी देखो जैसे आपको डायग्राम दिखाया गया था, यहाँ से इस कार को देखा जा रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है। देखो एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो कितना एंगल बन रहा है बताइए। ये एंगल बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का। कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो ही जाएगा। कैसे सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, आप एंगल ऑफ एलिवेशन लगा दे रहे हो। बिल्कुल, ये अगर 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ये जो लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक दूसरे की क्या है, समांतर है। तो ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि अंतर एकांतर कोण के कारण ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना, इसलिए ये 30 डिग्री हुआ। क्लियर हो गई। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी टावर के बेस से इस कार के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो मान लिया x मीटर होगी, ठीक है ना। लेट द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द base of the tower to be x मीटर। क्लियर है। हिंदी मीडियम वाले समझो, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे कि माना ये तो टावर के पाद बिंदु से टावर की पाद बिंदु, या फिर माना कार की टावर के पाद बिंदु से दूरी x मीटर होगी, ठीक है ना। कितनी होगी, x मीटर होगी। हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि थंबनेल पे मैं लिखा हूँ इन इंग्लिश, तो आप कहोगे सर कहाँ इंग्लिश में है, आप तो झूठे लिख रखे हैं इन इंग्लिश। तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आनी चाहिए बातें। चलिए, आई होप कि समझ में आती भी होगी, बहुत आराम से बताया जा रहा है आपको, ठीक है ना। अब सुनो, मैं क्या कहा था, आप एक बात ध्यान देना, क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो बहुत ही आसान है हाइट एंड डिस्टेंस, बस मेरी बात को सुनते चलो, बस सब क्लियर होगा। क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ पूछ रहा है। दिया हाइट है, पूछ ये रहा है, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, सॉरी, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है लंब, ये है आधार। तो लंब बटे आधार किस में होगा, tan में ना। तो क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, जब कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से हम लोग यहाँ पे रखेंगे वैल्यू। परपेंडिकुलर इज 75 मीटर, 75, और बेस इज x मीटर, और tan थीटा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। tan थीटा विल बी 1/√3। tan थीटा का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, और ये क्या हो गया 75/x हो गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75/√3 मीटर। तो ये हो गया क्या, हाइट ऑफ द ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक है ना। तो आप देख लोगे देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर विल बी 75/√3 मीटर, ठीक है ना। अब बाकी इसके अलावा आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे √3 की वैल्यू दे दिया होता तो हम यहाँ पे √3 की वैल्यू रख भी देते हैं, कोई समस्या। बाकी आप यहाँ पे लिख करके और करके √3 की वैल्यू लिख करके आंसर लिख सकते हो वो भी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना,
ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।